नमस्कार दोस्तों, बी टीचर में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी वीडियो की दूसरा भाग होगा और इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, समय बहुत कम बचा है। 13 तारीख को 23 जनवरी को पेपर होने की संभावना है। इसलिए कोशिश से की जा रही कि आपको कम समय में बेहतर चीज़ दिया जा सके, जिससे आप इसको तैयार करके एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो इसलिए इसमें कुछ जो है टाइपिंग मिस्टेक्स भी हैं, बट उनको मैं पहली वीडियो में भी आपने अगर देखा हो तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें शुद्धता के साथ बताने की कोशिश की है। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, हम ऑनलाइनर क्वेश्चन है। इसके बाद हम वीडियो और भी लाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा वो। ये ऑनलाइनर है, वो क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा। कोशिश की जाएगी कि वो भी आप तक पहुँच जाए। जितना संभव होगा एग्ज़ाम के पहले आपको चीज़ें मिल जाएँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश करेंगे इसमें भी लगभग आपको जो है 200-500 फैक्ट्स यहाँ दिया जा सके और बेहतरी के साथ। चलिए सुनते रहिए, आगे बढ़ें। एक बालक को धन की आवश्यकता होने पर पिता से धन मांगता है। इसके लिए उपेक्षा मिलने पर वह धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में किस संवेग का योगदान है? तो आत्म अभिमान का है। ठीक है, देखिए ये वीडियो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो जो भी प्रश्न आपके यूपी टेट या सी टेट या किसी एग्जाम में बाल विकास से संबंधित आते हैं, उन सारे प्रश्नों में बाल मनोविज्ञान, बाल विकास संबंधित उन सारे प्रश्नों का यहाँ आपको उत्तर मिलने वाला है। एक बालक मर्यादित व्याकार को सीखता है। इसके मूल में उद्देश्य निहित होता है। क्या होता है? चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास। मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है। किसका होता है? स्थायित्व का एवं सामाजिक निर्णय लेने का। विकास, चरित्र विकास के अंतर्गत विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है। आत्मानुशासन, मर्यादित व्यवहार, नैतिक व्यवहार। चरित्र को माना जाता है सामाजिक धरोहर। चारित्रिक विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षक एवं विद्यालय से। एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। उसकी यह सीखने की प्रक्रिया सकारात्मक है। एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है तो उसको सीखने की प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है। क्या समाहित होता है? चारित्रिक विकास की भावना। अच्छे चरित्र की ओर संकेत करता है। नैतिकता, मानवता, कर्तव्यनिष्ठा, ये सभी अच्छे चरित्र की ओर संकेत करते हैं। हम की भावना, हम की भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है? बाल्यावस्था में। बालक विकास में शिक्षक के गुणों को ग्रहण करता है क्योंकि वह शिक्षक को स्वीकार करता है चरित्रवान व्यक्ति के रूप में। नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु होती है लगभग 4 वर्ष। बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है? 5 से 6 वर्ष। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक होता है, कैसा होता है? सामाजिक व असामाजिक दोनों का सामंजस्य होता है। बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है सामाजिक विकास की अवस्था में। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप से सीखता है शैशवावस्था के अंत में। गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता है बाल्यावस्था में। गिरोह का मतलब समूह या सामाजिक भावना से संबंधित कार्यों को बालक सीखने लगता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। आत्म प्रेम अर्थात स्वयं को आकर्षक बनाने की गतिविधियों को बालक सीखता है। कब सीखता है? किशोरावस्था में। सामान्यतः क्या होता है कि आकर्षक दिखने के लिए बालों को तेल लगाना, साबुन लगाना, क्रीम वगैरह इस्तेमाल करना, अच्छे ड्रेसिंग सेंस, जूते, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं किशोरावस्था के लक्षण भी होते हैं। किशोरावस्था में ऐसे बदलाव सामान्य रूप से देखे जाते हैं। समावेश होने का कारण किशोरावस्था में बालकों द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में अस्थिरता का समावेश होने का कारण संवेगों की तीव्रता। जो भावनाएं होती हैं उनका संवेग, उनका स्पीड बहुत तेज होता है, उनमें तेजी से बदलाव आता रहता है। सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति संभव होती है? किशोरावस्था में। सामाजिक विकास एवं कार्यों को सीखने के प्रभाव से सीखने में प्रभाव होता है, किसका होता है? वंशानुक्रम का। बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है खेल व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। देखा होगा आपने कि एनसीईआरटी की बुक्स में होता है ज़्यादातर सभी बुक करके सीखो। ठीक है, खेल खेल में सीखो, खेल खेल में सीखना। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया होती है। सामाजिक कार्यों को सीखने के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता। प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है उच्च। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, क्या माना जाता है? मानसिक शक्तियों का विकास। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है शिक्षण अधिगम दोनों पर, शिक्षण और अधिगम दोनों पर। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रमुख रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जाता है जो छात्र होता है, कैसा होता है? प्रतिभाशाली होता है, उच्च मानसिक विकास वाला होता है। संवेगों का संबंध होता है मूल प्रवृत्ति से।
अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है संवेगात्मक स्थिरता। देखिए, संवेग मूल प्रवृत्ति है, संवेगों का संबंध। देखिए, जैसे अगर बालक क्रोधी प्रवृत्ति का है, अगर उसका मूल क्रोध है, तो उसमें क्या होगा, संवेग उसी के अनुसार क्रोध ही आएगा। ठीक है, और अगर शांत प्रवृत्ति का है तो शांत रहेगा, हंसमुख रहेगा, चंचल रहेगा। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक संवेगात्मक स्थिरता। जैसे अगर भावनात्मक स्थिरता है, अगर तेजी से भावनाओं में बदलाव आ रहा है, तत्क्षण उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए संवेगात्मक स्थिरता अति आवश्यक होती है। भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश है संवेगात्मक विकास के। सृजन की क्रिया किस संवेग से बाधित होती है? घृणा से। व्यवहार के सीखने में योगदान होता है किसका? संवेगों का। शैशवावस्था में प्रमुख रूप से विकसित होता है प्रेम, भय, क्रोध। व्यवहार में मर्यादा का समावेश पाया जाता है संवेगात्मक स्थिरता के कारण एवं संवेगात्मक अस्थिरता के कारण। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है। कब सीखता है? किशोरावस्था में। व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है संवेगों का स्थायित्व। एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है और खाना बनाना सीख जाता है, यह उसका प्रयास माना जाएगा संवेग द्वारा सीखना। क्यों? क्योंकि वे भावनाएं, भूख जैसी भावना उठी, इसलिए उसको इस कार्य के लिए उसने प्रेरित किया। राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कार्यरत हैं और उसके पिता को सभी समाज के सामने सम्मानित किया गया। इसके बाद बालकों की में देश सेवा की क्रिया को भाग लेने की भावना का विकास हुआ। यह प्रक्रिया बंदूरा के किस सिद्धांत पर आधारित है? किसके? सामाजिक पुरस्कार के सिद्धांत का। एक बालक कक्षा से इसलिए नहीं भागता कि शिक्षक द्वारा अन्य भागने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है। उसका यह अनुकरण किस सिद्धांत का आधारित है? ये दंड का सिद्धांत पर आधारित है। बंदूरा के प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 2 हैं। बंदूरा ने अपने सिद्धांतों का प्रयोग किया बालकों पर। बंदूरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन था फिल्म। बंदूरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे 3। बंदूरा के प्रमुख रूप से अपने प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया गया? पुरस्कार और दंड को। बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता? दंडित व्यवहार का। इसीलिए देखिए, दंड देने का विधान विद्यालयों में रखा गया था कि अगर कोई बालक कुछ गलत कार्य कर रहा है, उसके लिए उसे दंडित किया गया सबके सामने। तो अन्य बालकों पे इसका प्रभाव पड़ता है कि अगर इस तरह की क्रिया में मैंने भाग लिया, इस तरह की अगर कोई क्रिया मैंने किया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप हमें दंड मिलेगा। इसलिए वह इस तरह के व्यवहार का अनुकरण नहीं करता। बालक सर्वाधिक प्रतिरूप किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? पुरस्कार व्यवहार का। जो अच्छा लगता है, जिससे पुरस्कार मिले, हर कोई करना चाहता है। तादात्मीकरण का आशय क्या है? तादात्मीकरण का आशय प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना। तादात्मीकरण मतलब जुड़ना। छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास संभव होता है तादात्मीकरण द्वारा। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया जाता है? चिंपैंजी पर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास। सीखने में रुकावट आने का कारण: पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा। ये सारी सीखने में रुकावट आती हैं। लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना जाता है ड्रेवर ने। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। कथन किसका है? रॉस का। सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में। सीखने की आवश्यकता बालक का पूर्ण व्यक्तित्व है। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने की प्रेरणा पर। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। सीखना प्रारंभ होता है जिज्ञासा से। सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है शिक्षकों से। बंदूरा के अनुसार किन प्रतिरूपों का बालकों द्वारा अनुकरण किया जाता है? जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता? अयोग्य प्रतिरूपों का। तो अधिगम की प्रक्रिया यानी कि जो सिखाने सीखने की प्रक्रिया होती है, अयोग्य प्रतिरूपों का क्यों प्रयोग किया जाएगा? जिससे कि उस अधिगम में बाधा न उत्पन्न करें। और अयोग्य इसीलिए है क्योंकि उनसे सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है नकारात्मक रूप से। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य बंदूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत, दंड का सिद्धांत, प्रतिरूपों के तादात्मीकरण का सिद्धांत। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, ऐसा कहा गया है गिलफोर्ड द्वारा। पावलॉक था एक रूसी मनोवैज्ञानिक। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं विकृत होने की प्रक्रिया। विकृत यहाँ होगा शायद, हाँ विकृत है। पावलॉक के संबंध में प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया गया? कुत्ते पर। अनंत दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक हैं कोहलर। ठीक है, अंतःदृष्टि और सूझ का। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है? सद्विचार, सद्व्यवहार।
ठीक है। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके या अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं, वह गेस्लार्ट का सिद्धांत है। बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है। यह कथन है सुप्त अधिगम का। यह जो है सुप्त अधिगम का उदाहरण है। मतलब उससे क्या होता है, जैसे आप कभी भी मनोवैज्ञानिक वगैरह एक प्रक्रिया होती है, उसमें व्यक्ति को अर्धचेतन अवचेतन अवस्था में पहुंचा दिया जाता है नींद में, और उस चलता रहता है उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक या कुछ भी चीज़ें, तो ये सुप्त अवस्था अधिगम है। निगम में से अधिगम की विधियां अवलोकन विधि करके सीखना, सुप्त अधिगम और सामूहिक विधि। शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। सीखने के सूझ से सिद्धांत को कि शैक्षिक उपयोग सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। बालक द्वारा मिट्टी के घर और खिलौनों का सृजनात्मक विकास का। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है, मन जो है मंद होता है। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है गणितीय आकृति का निर्माण। एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है, उसके इस मूल में समाहित है सृजनात्मकता। बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है सृजनात्मकता के विकास पर। बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि कविताओं में निहित है क्या है, सौंदर्य। सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल अधिगम से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से। संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं, क्योंकि इसमें निहित है सौंदर्य एवं भाव पक्ष। प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है, सृजनात्मकता की विकास की। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। सीखने के नियम आधारित है प्रयास एवं त्रुटि विधि पर। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही उद्दीपक प्रक्रिया का सिद्धांत है। अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी, सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से। सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है, थार्नडाइक का। सीखने की असफलताओं का कारण समझने के लिए असफलताएं, यह कथन किसका है, मार्सेल का। सीखने के बिना संभव नहीं है वृद्धि व अभिवृद्धि। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, सरल से कठिन। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है सम्मेलन व विचार गोष्ठी से। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह है करके सीखना। सीखने के प्रकार ज्ञानात्मक, गामक, संवेदात्मक, अधिगम। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक सीखना। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। संवेग में प्रवृत्ति होती है स्थिरता की। थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। पावलाक ने जो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है अनुकूलित अनुक्रिया। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। किसकी परिभाषा है, स्किनर की। थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है सदृशीकरण का नियम। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि। क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है, स्किनर की। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। देखिए मनोविज्ञान में या शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं उनके अगर एक बार अर्थ आप समझ गए तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे बार बार आप सुनेंगे अधिगम आएगा, स्थानांतरण आएगा, जो है गत्यात्मक प्रक्रिया आएगा, जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया आएगी। तो इन सब का अर्थ समझना जरूरी है और बिल्कुल सीधा सीधा होता है। जैसे अधिगम के सिद्धांत निम्नलिखित से जाना जाता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या हो, जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम का अर्थ हुआ सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो अब जो सीखने का प्रयास, तो आप प्रयास अगर नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और जब प्रयास करेंगे तो त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ें सीखने के मुख्य नियम के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम बहुप्रक्रिया नियम है। कक्षा वातावरण सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन, मतलब हाथ से लिख के सीखना, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो पढ़ भी रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, आपकी कलम भी चल रही होती है, तो ये प्रक्रिया सबसे अच्छी है। सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिगम।
अधिगम स्थानांतरण या परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए सिलेबस में हर जगह शामिल किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा कहीं न कहीं शिक्षा की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाता है। तो यह वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अगली वीडियो लेके आते हैं जल्दी ही। और आप लोग भरोसा रखिए, इसमें जितने बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको बार बार जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा और फिर परीक्षा में आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।